all of you. Welcome to the Homeopathy 360 webinar series that is Teach Beyond Boundaries with Homeopathy 360. Today, we are very happy to announce that we have a session with HHF, and the today's speaker is Dr. Kakashan Nas, ma'am, a very dedicated homeopath specializing in chronic disease management. Dr. Kakashan Nas is a highly esteemed homeopathic physician with 8 years of dedicated experience in the field, practicing at homeopathic healthcare in Balia, Uttar Pradesh, and completed her BHMS from the prestigious Patna Homeopathic Medical College and Hospital. She is awarded with Dr. Malti Allen Nobel Award in 2016, Kolkata. We are very proud to say today we have so much talented physician from HHF, and we are going to learn on the topic scope of homeopathy in sea of breast. A very warm welcome to you. Thank you so much, ma'am, for coming on Homeopathy 360 platform, and we are going to learn about the breast carcinoma. I deliver this platform to you. Ma'am, please share your experience and your case. Thank you so much, Dr. Manvi. Very good morning to all of you. हम लोग एचएचएफ में कुछ भी शुरुआत करते हैं तो हम लोग मॉर्निंग से करते हैं। मॉर्निंग से करने से एक जोश आती है। तो सबसे पहले मैं Okay, अपना ma'am. टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कुछ ऑन करना उसको। सबसे पहले मैं ग्रेटिट्यूड करना चाहूंगी हमारे जो गुरुज हैं जिन्होंने एचएचएफ की नींव डाली, डॉक्टर वीरेंद्र राव सर, डॉक्टर मोहंती सर, डॉक्टर एके सर, ये हमारे प्रोफेसर थे बीएचएमएस के। ये हमारे गुरु है डॉक्टर पीके ज्ञान सर, और ये ऑल टीम मैं पल्लवी चतुर्वेदी जो मेरी सपोर्टर है, जिन्होंने मुझे इतना हेल्प किया, इस प्लेटफॉर्म दिया एचएचएफ का। योगेश सर, मयूरेश महाजन सर, ढिंडे सर, योगेश सर, शेयर करो हाँ। तो आज मेरा टॉपिक है कैंसर ऑफ ब्रेस्ट का। हाँ, पीपीटी शेयर करना है। Yes, ma'am. Your हाँ, ओके PPT is shared. हाँ, Yes, ma'am. ओके ऐसे करना ना सर। हाँ, तो फिर दिख रहा है, पीपीटी शेयर हो रहा है सबको, Yes, स्क्रीन पे दिख रहा ma'am. It is है। ओके, visible. हाँ। Yes, ma'am. तो Sure. हाँ, तो पहले हेलो, हाँ। तो सीए ऑफ लेफ्ट ब्रेस्ट जो है होम्योपैथी से जो क्योर हुआ है उसके बारे में मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि सबसे पहले कैंसर कैंसर क्या होता है। हाँ? हेलो, आवाज आ रही है ना? Yes, ma'am. ऑडियो भी आ रहा है. हाँ। सबसे पहले हम समझेंगे कैंसर। कैंसर क्या है? जो कैंसर इज अ डिजीज caused by an uncontrolled division of a cancer cell in a particular part of the body। हाँ, यहाँ पे जो मेरा केस है ब्रेस्ट कैंसर का है, तो इसको मैं शुरुआत करती हूँ कि फिर मेरे पास जो मरीज था वो 2021 में आया था कोरोना के बाद। हाँ, जब सेशन चल रहा था उसी दौरान मरीज आया था हमारे पास। सबसे पहले मैं मरीज के बारे में बताती हूँ कि जो मरीज है वो 14 इयर्स की है, सीए ऑफ लेफ्ट ब्रेस्ट है उसको। उसने मेरे पास आया तो उसने एफएनएससी करा रखा था पहले से ही, क्योंकि वो ट्रीटमेंट ले रहा था एलोपैथ का।
सबसे पहले मरीज आया, वो धीरे धीरे आके मेरे चेयर पे बैठा। मरीज बहुत कमजोर था और वो अपने आप को, उस टाइम दिसंबर का टाइम था, शॉल से है ना अपने ब्रेस्ट को छुपा के बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था ना मुझे कि कोई छोटे बच्चे को शॉल के अंदर लेके बैठा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने उससे पूछा क्या तकलीफ है, हाँ? तो पेशेंट ने आंसर किया, बहुत तकलीफ में हूँ, जल्दी से मुझे ठीक कर दीजिए। तो मैंने उससे पूछा परेशानी क्या है? तो पेशेंट ने शॉल हटाकर मुझे दिखाया, ये देखिए मेरे सीने में इतना बड़ा घाव हो गया है। फिर मैंने उससे सवाल किया ये कब से है? तो मरीज ने बोला मुझे कि ये 5 से 6 महीना से है। तो फिर मैंने पूछा उससे, इतना दिन हो गया, कैसे मैनेज कर रहे हो मेडिसिन को? तो फिर उसने जवाब दिया मुझे कि मेडिसिन तो ले गया है, सारी मेडिसिन मैंने ले लिया, अंग्रेजी से लिया, होम्योपैथ से लिया, सब मैं ले चुकी हूँ। तब तब भी मेडिसिन लेने के बाद भी ना कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस जो दर्द है ना थोड़ा देर के लिए आराम हो जाता है, और लेकिन जो घाव जो है ना वो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। हॉस्पिटल में भी दिखाया तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करवाना है। तो फिर मैंने पूछा उससे, ऑपरेशन ऑपरेशन क्यों करवाना है? तो उसने बोला कि है ना, डॉक्टर ने बोला है ना कि ये बढ़ गया है और इसका कुछ मेडिसिन से हो नहीं सकता, तो इसके लिए ना, इसके लिए ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो मैंने उससे पूछा कि ऑपरेशन तूने क्यों नहीं करवाया? तो पेशेंट बोलती है ऑपरेशन नहीं करवाना है। तो मैंने पूछा क्यों, क्यों नहीं कराना है? तो पेशेंट ने बोला नहीं नहीं, मुझे है ना ऑपरेशन नहीं कराना, ना मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 महीने की बच्ची है मेरी, मेरी बच्ची का क्या होगा, मेरा घर कैसे चलेगा, मैं ही घर का खर्चा कमाने वाली हूँ इस। तो मैंने उससे पूछा तू क्या करती है? तो उसने बोला कि मैं ना स्कूल में ना खाना बनाती हूँ। तो मैंने बोला कि सरकारी है क्या? तो उसने बोला ना, नहीं, मैं कांटेक्ट पे हूँ, और ना जो मिड डे मील वाला होता है ना उससे मैं काम करती हूँ। तो मैंने पूछा कि ठीक है। तो फिर मैंने बोला कि अरे यार, तुमको है ना घर चलाने का इतना टेंशन काहे को है, तुम्हारा हस्बैंड है ना चलाने के लिए। तो उसने बोला कि नहीं नहीं मैडम, मेरा हस्बैंड, नीचे करना है इसको। तो मैंने बोला उससे कि ना घर चलाने का क्या टेंशन है आपको, तुम्हारा हस्बैंड है ना देखने के लिए। तो उसने बोला कि नहीं ना डॉक्टर साहब, घर वो क्या चलाएगा, वो तो दारू पी के ना वो पड़ा रहता है। तो फिर मैंने बोला कि दारू पी के पड़ा रहता है, हाँ, फिर बच्चों का कैसे चलता है? तो बोली कि मैं ही कमाती हूँ और मैं ही घर का खर्चा चलाती हूँ। तो फिर आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो मानसी। हेलो। तो फिर आवाज आ रही है। हाँ, तो फिर मैंने केस में आगे देखा ना कि उससे मैंने पूछा कि आपको घर चलाने का टेंशन आपके हस्बैंड को नहीं है? तो उसने बोला कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मेरा हस्बैंड तो मेरे बच्चे को मार डालेगा, खाना तो दूर की बात है, मेरे बिना मेरे बच्चे तो बिखर जाएंगे। तो मैंने उससे पूछा ऐसा क्यों सोचती है, अभी ऐसी हालत में आराम करने का है, पहले इलाज जरूरी है ना।
तो पेशेंट ने बोला कि नहीं नहीं, अगर काम ना करूंगी ना तो मेरे बच्चे को एक वक्त का खाना नहीं मिलेगा। मैं अभी अभी सारे घर का काम करके आई हूँ, बस स्कूल से ना छुट्टी ले रखा है। तो मैंने पूछा ऐसी हालत में आप कैसे काम मैनेज करती हो? तो उसने मुस्कुरा कर कहा, अपने बच्चों के लिए। तो फिर मैंने पूछा अपने बच्चों के लिए? तो उसने बोला हाँ। बोली कि मैं जो भी काम करती हूँ ना, मैं अपने बच्चों के लिए करती हूँ। मैं अपने हस्बैंड की सारी मार खाती हूँ, अपने बच्चों के लिए जो वो कहता है वो करती हूँ। तो फिर मैंने पूछा कि हस्बैंड क्या करता है, वो तुझे पीटता है क्या? तो उसने बोला हाँ, वो बहुत मारता है, क्योंकि वो तो दारू का नशेड़ी का है ना वो। तो इसीलिए वो क्या करता है, घर पे आता है, सारा जो भी सामान मेरा रखा रहता है, वो सारे पैसे, आ, सामान, अनाज, जो कुछ भी रहता है ना, वो छीन के ना चला जाता है। ना देने पर ना वो मुझे बहुत मारता है। तो फिर मैंने बोला कि इस हालत में भी वो तेरी पिटाई करता है क्या? तो उसने बोला कि हाँ, इस हालत में भी ना वो मुझे बहुत मारता है, और ना देने पे ना वो बच्चों को भी मारने लगता है। इसलिए मुझे डर लगता है कि उसकी वजह से कहीं मेरे बच्चों को कुछ हो ना जाए। इसलिए मैं डर से ना, मैं सारे सामान जो कुछ भी रहता है मैं उसे दे देती हूँ। फिर वो ना धीरे धीरे बोलने लगी, मैडम मुझे ना जल्दी से ठीक कर दो, नहीं ठीक होगा ना तो सब मेरा बर्बाद हो जाएगा। इस बीमारी की वजह से मेरी इतनी मेहनत से ना बसा बसाया घर है ना, सब खत्म हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि अरे यार, इसको इतना मारता है, पीटता है, इतना ये करता है, ऐसी हालत में भी है, फिर भी वो इतना उसके साथ क्रूरली पेश करता है अपने आप को। तो फिर मैंने उससे पूछा, ऐसा क्या हुआ था 6 महीना पहले, जो आपने ऐसा क्या किया, उसने जो ऐसा स्ट्रेस ले लिया, जो इतना बड़ा सा मतलब कि पैथोलॉजी डेवलप कर गया? तो पेशेंट बोलती है, क्या बताऊं मैडम, इसके बाप ने मेरे सारे बचे बचाए हुए पैसे को, जो मैंने बच्चों के लिए बचाया था, उसको ना खर्च कर दिया। तो मैंने बोला कैसे खर्च कर दिया यार? तो उसने बोला ना कि सब कुछ दारू के पीछे वो बर्बाद कर देता है। एक दिन वो आया और वो मुझसे ना, वो रखे हुए कुछ मैंने पैसे बटोर के बच्चों के लिए रखा था ना, उसको वो मुझसे छीनने लगा। मैं उसे मना कर रही थी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। तो उसने क्या की, जो मेरी 15 महीने की बच्ची थी ना, उसको मेरी गोदी से छीन करके उसको पीटने लगा। मैं चिल्लाने लगी कि अरे कोई कोई हेल्प करो, कोई करो। कोई नहीं था घर में, मैं बच्ची के साथ अकेली थी। फिर उसने उस बच्ची को ना जमीन पे पटक दिया, और जैसे बच्ची गिरी, मैं बच्ची को लेने लगी और वो सारा पैसा वैसा लेके चला गया। और जब मैं तो बच्ची को देखने लगी, बच्ची कस के चिल्लाई और वो चुप हो गई। उस टाइम में मुझे लगा ना कि मेरी बच्ची को कुछ हो गया है। मैं बहुत रोने लगी, खूब चिल्लाने लगी। सब लोग आए इकट्ठे हुए। मुझे लगा ना कि उस टाइम मेरी बच्ची मर गई। उसके बाद से ही मुझे इतना टेंशन हो गया ना, मैं सोच रही थी कि मेरी बच्ची का क्या होगा, क्या नहीं। मेरी बच्ची बहुत दिन तक बीमार हो गई, कुछ बोल नहीं रही है, कुछ खा नहीं रही है, कुछ पी नहीं रही है। जो मेरे पैसे बचाए हुए थे वो भी पैसे चले गए। बस मैं यही, मेरे पास 6 महीना पहले यही एक इंसिडेंस हुआ था, और बाकी कुछ नहीं मैम। उसके बाद से मुझे हल्का हल्का सीने में दर्द होने लगा, और फिर ये जख्म इतना बड़ा सा मेरे को हो गया। तो फिर मैंने बोला कि फिर इलाज कराया ना तूने? तो बोला कि हाँ, मैंने गई वहां पे, सब जगह गई, इधर गई उधर गई। उन्होंने जब बोल दिया ना कि ऑपरेशन कराना है, 2 लाख रुपया जमा करो, नहीं तो फिर है ना आगे ये बढ़ जाएगा, तो लाइफ और खराब हो जाएगी। तो मैं पूरा डर गई। डर करके फिर मैंने है ना सोचा कि पैसा तो मेरे पास है नहीं जो वहां हॉस्पिटल में जमा कर पाऊं। तो फिर मैंने ना, मेरे भाई लोग ने ना होम्योपैथ के बारे में सोचा कि चलो चलते हैं वहां पे। तो फिर अदर जगह से मैंने ना होम्योपैथ मेडिसिन वगैरह ली, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। फिर किसी स्टोर वाले ने फिर आपके बारे में बताया, तो फिर हम लोग यहाँ पे आए। तो फिर वो बोलते बोलते बोलने लगी कि मैडम इसको जल्दी से ना ठीक कर दो, नहीं तो फिर मेरे बच्चे का क्या होगा? तो मैंने बोला कि बच्चों का क्या होगा, इतना बड़ा लेके घूम रही है, फिर भी तू बच्चा बच्चा कर रही है। हाँ मैम, मेरा अगर ये ठीक नहीं होगा ना तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, मेरे बच्चे बिखर जाएंगे, मेरी नौकरी चली जाएगी। तो मैंने बोला नौकरी क्या, छुट्टी ले ले? तो बोले नहीं मैडम, छुट्टी नहीं ले सकती ना, क्योंकि प्राइवेट जॉब है, वो दूसरी दाई को रख लेंगे। इसीलिए है ना, मेरे को जल्दी से ठीक कर दो कि मैं अपने काम पे जाऊं, और अपने बच्चे के लिए कुछ पैसे, अपना जो मेरे जरूरत है उसको पूरा करूं मैं। तो मैंने पूछा कि
सिर्फ काम काम काम। अरे तू पहले अपने परेशानी के बारे में तो बता। तो उसने बोला ना कि मैम बताया ना, ये देखो इतना बड़ा सा जख्म हो गया है। तो मैंने बोला कि हाँ ये तो मेरे को दिख रहा है ना कि जख्म हुआ है, और तुझे क्या क्या परेशानी है, इसमें तकलीफ क्या है, पहले ये तो बता। तब उसने बोला कि हाँ हाँ मैम, मुझे ना बहुत जलन होती है, बहुत दर्द होता है, बहुत, इतना दर्द होता है ना कि पूरा छटपटाने लगती हूँ दर्द से, पूरा रोती हूँ दर्द से। और उसके साथ साथ ना पूरे बॉडी में सिहरन होता है, बुखार आ जाती है, थरथराहट होती है, भूख तो बिल्कुल लगती ही नहीं है। तो फिर बोले कि भूख तो बिल्कुल लगती ही नहीं है, कुछ काम करने का मन भी नहीं करता, लेकिन मैं अपने बच्चों की वजह से काम वाम जो भी है मैं सारा कंप्लीट करती हूँ। और है ना, इतना कमजोरी हो जाता है ना कि मुझे स्कूल भी जाने का मन नहीं करता, लेकिन मैं फिर भी स्कूल जाती हूँ, क्योंकि है ना, स्कूल नहीं जाऊंगी पैसे नहीं आएंगे। इसीलिए फिर बोलते बोलते बोल रही है, मैम मुझे ना जल्दी से ठीक कर दीजिए, मैम मुझे जल्दी से ठीक, बस एक ही बात। फिर मैं बोला ओके, और बता। बोल की नहीं मैम, मेरे को जल्दी से ठीक कर दो ना, क्योंकि अभी सीजन चल रहा है ना खेत का, खेत में है ना कटाई करना है ना। तो मैंने बोला कि इस हालत में तू कटाई करेगी क्या? तो बोली हाँ, क्योंकि है ना अनाज जो कुछ रहते हैं ना सीजन के हिसाब से चलते हैं, तो मैं ना हर सीजन में कटाई करती हूँ, और अनाज अपने परिवार के लिए कुछ कुछ इकट्ठा कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैम मुझे ना ठीक कर दीजिए। यही केस था मेरा। अब आगे एनालिसिस। पूरे केस में वो लेडीज जो है बस काम 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 काम, बस काम कर रही, बच्चा और काम। नेक्स्ट पे जाना। हाँ ये इसका ना रिपोर्ट था, जो मैंने एफएनएससी कराया था, तो उसी में डक्टल कार्सिनोमा डिटेक्ट हुआ था। नेक्स्ट करना। ये उसका फर्स्ट डे का केस है, जब वो मेरे पास आई थी तो उसने दिखाया था कि ये देखो इतना बड़ा सा जख्म हुआ है। अब मैंने इसको इवेल्युएशन किया। इट वाज अ सिंपल केस। जो लेडी थी ना वो बिल्कुल माइंड थी, हाँ, क्योंकि वो मेरे पास आई थी एकदम शांत से चुपचाप से आके बैठी हुई थी। वो अपने, कोई आता है तो कोई चिल्ला रहा है, इतना दर्द है, इतना तकलीफ है, इतना सब कुछ है, लेकिन वो लेडी क्या कर रही थी, चुपचाप से आके बैठी है, और आराम से अपना केस मेरे को बता रही थी कि ये देखिए क्या हुआ है। वो क्या कर रही थी पूरे केस में, सिर्फ बोले जा रही है क्या, बच्चे के बारे में, काम के बारे में, अपने जॉब के बारे में। ये बीमारी मेरे को है ना बर्बाद कर देगी, इसको जल्दी से ठीक करो, मेरे को जल्दी से ठीक करो, मेरे को जाना है काम पे, जाना है काम पे जाना है। लेकिन वो क्या कर रही थी, वो अपने सफरिंग के बारे में बोल नहीं रही थी, सिर्फ काम और बच्चा, काम और बच्चा। इतना बड़ा जख्म लेके बैठी है, और फिर काम और बच्चा बच्चा कर रही है। तो इसको हम लोग ने इवेल्युएट किया, क्या क्या रूब्रिक ले सकते हैं इस केस में। अ, अगला, हाँ, मैंने रिपीटेशन करने के लिए रूब्रिक जो चूज किए थे, पहला मैंने लिया क्या, माइल्डनेस, क्या है वो लेडी, वो शांति। फिर दूसरा मैंने लिया एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट हिज। दूसरा, तीसरा मैंने लिया एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, क्या है वो भविष्य के बारे में सोच रही, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, माइंड। तीसरा मैंने, चौथा मैंने लिया फियर डिजास्टर ऑफ। फिर मैंने पिक किया सेल्फलेसनेस। फिर अगला मैंने लिया एलिमेंट फ्रॉम मनी फ्रॉम लॉसिंग। चौथा मैं, फिर लास्ट मैंने लिया श्रीकिंग हेल्प फॉर। और वो फिर क्या बोल रही थी बार बार, कैरी डिजायर टू बी फास्ट में, मतलब कि मुझे ठीक करो, मुझे ठीक करो। अगला पीपीटी कहाँ है, सारे रूब्रिक मैंने लिए। तो फिर मेरी मेडिसिन निकल के आई थी रस्टॉक्स।
दूसरे नंबर पे आर्सेनिक, कलकिरिया, पल्सा, कार्सिनोजेन ये सब भी थे। बट कोल्ड पे पहले मेरा आया रस्टक्स, तो मैंने उसको अ, रस हाँ, तो मैंने उसको ना रस्टक्स 33 डोजेस पर डे 3 दिन के लिए दिया। और फिर साथ में मैंने बोला उससे कैलेंडुला क्यों मैंने दिया था उसको एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए। और जो कैंसर के केसेस होते हैं ना, उसको हम लोग 7 डेज पे फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, कि उसको 15 डेज के लिए नहीं देते हम लोग, 7 डेज पे बुलाते हैं कि आगे का क्या हुआ, और उसको फोन करके बोल देते हैं कि जो भी कुछ प्रॉब्लम हो कांटेक्ट करते रहना। क्योंकि ऐसे केसेस में पेशेंट का जो कंडीशन रहता है, क्योंकि पेशेंट बहुत वीक है, कुछ भी हो सकता है, तो फिर हम लोग उसको फॉलोअप के लिए 7 डेज पे बुलाते हैं। तो तीसरे दिन के बाद ही ना उसने मुझे कॉल किया और उसने बताया कि मैम, दवा लेने के बाद जो था ना, वो दर्द तो ठीक है, कम है पहले से, लेकिन बुखार अभी वैसे ही है। और है ना, मुझे है ना बुखार इतना रहने के बाद भी ना मैं आराम से सो रही हूँ। और फिर जो ब्रेस्ट का जो एरिया था ना, जो पूरा पैक था, वहां से ना छेद करके ना पूरा कचड़े वगैरह सब ना आने लगे हैं। तो मैंने उसे बोला कि उसको कुछ करना नहीं है, गर्म पानी से बस साफ करना है और उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। तो फिर उसने फिर मेरे को 7 डेज के बाद आके दिखाया। मैंने फर्स्ट फॉलो अप लिया 7 डेज के बाद। ये रहा 3 डेज के बाद उसने मेरे को इमेज भेजा था, ये देखो, कि वो जो ब्रेस्ट था ना वहां से ये अब ये यहाँ से ये पूस करके अपना एरिया बना के ये सब जो भी गंदगी थी वो निकलना स्टार्ट हो गया। फिर सेकंड फॉलो अप मैंने दिया। फिर सेकंड फॉलो अप में भी वो दूसरा जगह निकाल करके छेद करने लगा और वहां से कचड़ा वगैरह सब निकलने लगा। उस टाइम में क्या हुआ ना, सेकंड फॉलो अप के टाइम में उसको ना बहुत खांसी होने लगी थी। इतना ज्यादा खांसी था कि वो बहुत परेशान हो गई थी। तो फिर मैंने 30 पोटेंसी से उसको 3x दिया था। इसको भी मैंने 3 डोज दिया। फिर मैंने उसी को छोड़ दिया। फिर बोला कि जाओ फिर 15 डेज बाद आना। फिर मैंने थर्ड फॉलो अप लिया 1 महीना के बाद। 1 महीना हो गया था पूरे केस को। तो ये देखो, अब जो इतना कचरा था उस सब जगह से निकल करके अब ये हिलअप कर रहा है। साथ में मैं प्लेसिबो चल रहा था, 3x पे था पेशेंट और प्लेसिबो चल रहा था। ये देखो पूरा हील हो रहा है। उसके बाद फिर आफ्टर 2 मंथ, ये देखो, आफ्टर 2 मंथ क्या है, ये सब जितने भी थे एरिया वो सब सूख रहा है। फिर आफ्टर 3 मंथ देखो, आफ्टर 3 मंथ जो जख्म था वो बिल्कुल अब हील हो रहा है, और जो ब्रेस्ट है वो अपने पहले जैसा हो रहा है, जो पहले था उसका जितना भी गंदगी था वो सब निकल गया। और लास्ट देखो, लास्ट क्या था, अब ये क्योर, दोनों ब्रेस्ट जो है वो अब एकदम बराबर हो गया। पहले वाला जो केस था, जो पहली बार जो वो मेरे पास आई थी, तब का इमेज और अब का इमेज, ये देखो, ये फर्स्ट फोटो है फर्स्ट डे का, और आफ्टर मेडिसिन ये इमेज है। तो मेरा केस जो है यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम समझेंगे कि कैसे हम लोगों ने ये केस को इवेल्युएट किया, और रस्टक्स दवा का जो चयन मैंने किया वो कैसे किया। सबसे पहले जानेंगे कि जब वो पेशेंट मेरे पास आया था तो लेफ्ट लेफ्ट ब्रेस्ट में लेके आया था कैंसर। तो हम लोग समझेंगे, जैसे हम लोग माइंड सेक्शन पे काम करते हैं ना,
तो उसको हम लोग मेटाफोरिकली समझते हैं कि ये आखिर हुआ कैसे। उसने तो आके अपनी कहानी बता दी, ऐसे हुआ वैसे हुआ ये हुआ दर्द है, लेकिन हम इसको कैसे समझेंगे। जो ब्रेस्ट होता है ना, फीमेल ब्रेस्ट, तो ये क्या है? तो इट इज अ पार्ट ऑफ फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन। हाँ, इट इज अ फेमेनाइन फीचर। इट डेवलप्ड आफ्टर प्यूबर्टी। मेटाफोरिकली इसको हम क्या समझेंगे? इट इज अ पार्ट ऑफ रिप्रेजेंट, क्या करता है? केयर, लव, नर्सिंग एंड नर्चरिंग। हाँ, तो हम लोग केस लेने से पहले आ, हम लोग एचएचएफ में पढ़ा है, मयूर सर का थर्ड आई है, थर्ड आई ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। उससे हम लोग समझते हैं कि आखिर ये जो पैथोलॉजी लेफ्ट ब्रेस्ट पे आया कैसे। तो लेफ्ट ब्रेस्ट का जो कंप्लेन होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है आई। आई मतलब वो खुद माँ, एज अ मदर, मदरहुड, माई चिल्ड्रेन, मतलब कि उससे रिलेटेड, उसकी माँ से रिलेटेड, उसके बच्चे से रिलेटेड ऐसा स्ट्रेस जो एकदम एक्सट्रीमली ज्यादा सोच लो, इतना ज्यादा वो सोच ली कि जिसके वजह से ऐसा डर जो उसको मन में बैठ गया, और वो इतना डर गई कि जिसकी वजह से जाकर के ये पैथोलॉजी डेवलप करती है। तो हमारे केस में क्या देखा था ना, कि उसके साथ क्या हुआ था कि पेशेंट जो थी वो अपने बच्ची के बारे में सोच करके, मैंने पूछा कि किसके बारे में सोच लिए इतना आप ज्यादा, क्या हुआ था 6 महीना पहले? तो उसने क्या बोला कि हाँ मैम, मेरे साथ ना मेरे हस्बैंड ने मेरे बच्ची को फेंक दिया जमीन में और वो गिर गई। तो क्या सोची, उसको लगा ना कि उसकी बच्ची मर गई। अब मर गई तो क्या हुआ कि मतलब कि उसका जो मदर इंस्टिंक्ट था ना, जो बच्चे को प्यार करती थी, जो अपने बच्चे के लिए जो ममता था ना उसका, वो उसको लगा कि खत्म। तो कैंसर का भी मतलब क्या होता है? कैंसर वही ना होता है जो बॉडी पार्ट को रिमूव कर देता है, वहां के सेल जो रहता है वो खाने लगता है। तो उसी तरह हम लोग मेटाफोरिकली समझते हैं उसको कि वो वैसा बच्ची का डर, माँ मतलब कि जो बच्ची के लिए बेनता प्यार करती है अपनी बच्ची को, उसको कुछ क्षण के लिए लगा कि मेरी बच्ची मर गई। अब उसकी बच्ची मर गई, उसको लगा कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मैं इतना इस बच्ची के लिए मैं जी रही थी, मैं ये कर रही थी, सब मेरा खत्म हो गया। उसको एकदम डर बैठ गया। अब वो डर कहाँ गया? उसने अब बॉडी में अपना नेगेटिव जो एक्शन था वो स्टार्ट कर दिया, और वो बच्ची के डर के वजह से हुआ है तो लेफ्ट ब्रेस्ट को उसने पकड़ लिया, और वहां पे वो अपना जो पैथोलॉजिकली जो प्रोसेस था वो स्टार्ट हो गया, और उसका जो कैंसर सेल थे वो पूरा उसके ब्रेस्ट को डिस्ट्रॉय करने लगे। तो इसलिए हम लोग समझा कि लेफ्ट ब्रेस्ट मेटाफोरिकली समझ गए, वो बच्ची बच्ची से माँ भी हो सकती थी, उसकी माँ के टेंशन के वजह से, बच्ची के वजह से, जो मदरहुड एक्सप्रेशन होता है ना उसकी वजह से ये होता है। फिर हम लोग अब आते हैं ना कि रूब्रिक पे। अब रूब्रिक को हम लोग समझते हैं कि कैसे हम रूब्रिक को समझेंगे। हम्म सबसे पहला रूब्रिक माइल्डनेस। माइल्डनेस मतलब कि सीधा, शांत, अच्छा, प्यारा बंदा। तो वो तो एकदम शांत थी, सबको प्यार कर रही थी, सबका केयर कर रही थी, तो वो क्या है ना, वो माइल्ड है। दूसरा मैंने जो लिया था ना, एंजाइटी चिल्ड्रेन अबाउट इट। अब हम समझेंगे एंजाइटी चिल्ड्रेन अबाउट को। कैसे समझेंगे एंजाइटी चिल्ड्रेन अबाउट को? जो मैंने अपने केस में लिया था, एंजाइटी का मतलब क्या होता है सबसे पहले हम ये समझते हैं। एंजाइटी, पीपीटी कहाँ है? हाँ, ये देखो, एंजाइटी चिल्ड्रेन अबाउट इट। एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, सोच, मतलब ऐसी कंडीशन जब हम उसके बारे में सोच के जो हमारा मन होता है अशांत हो जाए, हमें निराश कर दे और असुरक्षित महसूस कराने लगे।
या आमतौर पे कब होता है, किसी ऐसी घटना, अनियंत्रित घटना के बारे में सोच करके, कुछ भी मेरे मन में कुछ भी चल गया, कुछ ऐसी चीज है जिसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो चल रहा है मन में, और उसको सोच करके ना मन एकदम विचलित हो जाता है, एकदम बेचैन हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या सोचते हैं, समझते हैं एंजाइटी। ठीक है। दूसरा उसका पार्ट है फ्यूचर। अब हम फ्यूचर कैसे समझेंगे? फ्यूचर का क्या मतलब होता है हिंदी में? भविष्य, आने वाला, इनकमिंग। मतलब किसी भी चीज का या व्यक्ति का आने वाला, अबाउट होता है क्या, उसके बारे में सोचना, मतलब संबंध में, अबाउट। अब हम इन तीनों चीज को जोड़ देते हैं, हाँ। तो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट हिज, मतलब अपने बच्चे के बारे में सोच के मन बेचैन हो जाए। तो ये बंदी क्या कर रही थी मेरे पास आके, क्या बोल रही थी बार बार? ये बीमारी को ठीक कर दीजिए, अगर ये बीमारी ठीक नहीं होगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, बार बार यही। मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा बच्चों का क्या होगा, उसको खाना कैसे मिलेगा। तो फिर मैंने ये रुब्रिक वहां से पिक किया। दूसरा रुब्रिक मैंने लिया था एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, हाँ, फ्यूचर। अब इसको कैसे समझेंगे? एंजाइटी तो पहले ही हमने समझ लिया कि एंजाइटी का क्या मतलब होता है, हाँ। अब हम चिल्ड्रन को समझेंगे। ये रुब्रिक जो मैंने पिक किया ना, तो इसको मैंने कैसे लिया है? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है? मीन्स डिपेंडेंट हु आर ऑन देम, मतलब जो बच्चे या फैमिली मेंबर, कोई भी हो सकता है चिल्ड्रन, मतलब कि जो मेरे ऊपर, जो माँ के ऊपर डिपेंड हो, फैमिली का कोई मेंबर जो उसके साथ जुड़ा रहता है। बच्चे भी हो सकते हैं, माँ भी हो सकते हैं, फादर भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, कोई भी होता है। तो चिल्ड्रन को हम लोग समझ लिए। तो फिर ये लेडी क्या कर रही थी? बार बार बच्चा, बार बार बच्चा, बार बार बच्चा, अरे यार क्या है, क्यों इतना परेशान हो रही है, बच्चे का क्या होगा? तो उसने क्या बोला कि नहीं, मेरे बच्चों, मेरा मेरा अगर ये ठीक नहीं होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। तो इसीलिए उसका बच्चा क्या है ना, उस पर डिपेंड है। इसलिए मैंने ये रूब्रिक लिया, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट हिज। उस टाइम में मैंने क्या लिया था? एंजाइटी फ्यूचर अबाउट हिज। फ्यूचर, वो सोच के आ रही थी, आने वाला कल सोच रही थी, अगर मेरा ये ठीक नहीं होगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे पास पैसा नहीं होगा, फिर पैसा नहीं होगा तो मेरा घर कैसे चलेगा। ये सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही। ये बीमारी अगर ऐसे ही रही तो इसका घर वर सब जो भी है, आगे की जो भी उसका रूटीन है, वो उसका चल नहीं पाएगा। अब अगला रूब्रिक हम लोग देखते हैं जो मैंने पिक किया था, फियर डिजास्टर ऑफ। सबसे पहले हम लोग समझेंगे फियर। फियर क्या होता है, हाँ। फियर जो है, कैसे समझेंगे? फियर मतलब होता है डर। हिंदी में समझते हैं, फियर मतलब डर, आशंका, भय, खौफ, बी हॉरिफाइड, मतलब कि कोई भी ऐसी चीज जिससे है ना आदमी डर जाए, सोच के डर जाए, उसको हम लोग ना फियर कहते हैं। उसका दूसरा पार्ट डिजास्टर। अब हम डिजास्टर को कैसे समझेंगे? डिजास्टर मतलब होता है विपत्ति, संकट, आपत्ति, मतलब कोई भी ऐसा संकट जो आता है तो क्या करता है, पूरा तहस नहस कर देता है। तो डिजास्टर को ऐसे हम नेचुरली समझ, जैसे फ्लड है, अर्थक्वेक है, ये सब क्या है? ये सब आता तो क्या करता है, पूरी बसी बसाई घर को वो तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो मेरा पेशेंट क्या बोल रहा था, इसको हम अपने पेशेंट से कंपेयर कैसे करेंगे? मेरा पेशेंट क्या बोल रहा है कि अगर ये बीमारी ना मैम रह गई ना ऐसा ही, या फिर बढ़ गई, तो मेरा सब बर्बाद हो जाएगा। मतलब क्या, मेरी गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी।
मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो वो बार बार ये बात बोल रही थी कि मेरा सब तबाह हो जाएगा, मेरा बसा बसाया घर बर्बाद हो जाएगा। शख्स को इतना चिंता होती है ना लव और केयरफुल के वजह से, उसको लग रहा है ना कि सब मेरा तबाह हो जाएगा। तो फिर मैंने इस रूब्रिक को जोड़ा, फियर डिजास्टर ऑफ, मतलब उसको डर है कि मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, मेरी बसी बसाई घर जो है वो उजड़ जाएगा। तो फिर मैंने इसको फियर डिजास्टर ऑफ रूब लिख लिया। अब अगला रूब्रिक मेरा था सेल्फलेसनेस। हम्म। अब सेल्फलेसनेस मतलब क्या समझते हैं हम? सेल्फलेसनेस क्या है उसको समझते हैं। सेल्फलेसनेस मतलब कि खुद के बारे में बाद में रखेगा अपने आप को, खुद के बारे में बाद में सोचेगा। सोचेगा मतलब वो अपने बारे में सोचेगा, लेकिन कब? आखिरी में। पहले वो क्या सोचेगा? पहला बच्चा, फैमिली, फादर, मदर, जो भी उससे जुड़े हुए लोग हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी वो किसको देगा? चिल्ड्रेन, मदर, अपनी फैमिली को। और अपना क्या है? वो अपने को पीछे रखेगा। जो सेल्फलेसनेस बंदे रहते हैं वो शी लव्स वेरी मच फॉर हिज फैमिली। जो रस्टक्स है इसमें भी है, रस्टक्स का सेल्फनेस क्या है कि वो अपनी परिवार को, अपने बच्चे को बहुत प्यार करेगा। हर चीज, अपना दुख तक तकलीफ कुछ भी है ना वो सब पीछे रखेगा। और अपने परिवार का केयर। यहाँ इमेज में देखो ये औरत क्या कर रही है, एडमिट है, लेकिन फिर भी वो अपना कंबल है वो दूसरे अपने सन को उड़ा रही है। तो ये क्या, इस लेडीज का क्या है? ये सेल्फलेसनेस। मतलब अपने बारे में ये ना सोच के अपने बच्चे के बारे में सोच रही है। तो मेरे केस में भी क्या था, जो भी सोच रही है सब सिर्फ बच्चा 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 कर रही है। और जब तकलीफ के बारे में पूछो तो वो अपना तकलीफ मेरे को कहाँ बता रही है? बाद में, लास्ट में, जब मैं उससे पूछ रही हूँ, लास्ट पीपीटी में मैंने पूछा कि आखिर क्या हुआ है, सिम्टम बताओ, अपना परेशानी बताओ, तो वो लास्ट में बता रही है कि हाँ बुखार है, दर्द है, ये है वो है, जो भी जलन है, पेन है, वो सब क्या कर रही है? लास्ट को बता रही है। अभी स्टार्टिंग में कुछ नहीं, बस सिर्फ बच्चे की केयर, बच्चे की केयर, पैसा खत्म, बच्चे की केयर, बस यही बोले जा रही है। तो फिर मैंने है ना ये रूब्रिक पिक किया, सेल्फलेसनेस। फिर अगला रूब्रिक मेरा था जो मैंने पिक किया था, श्रिकिंग हेल्प फॉर। इसको हम कैसे समझेंगे? श्रिकिंग हेल्प फॉर, श्रिकिंग हेल्प फॉर को कैसे समझेंगे हम? श्रिकिंग मतलब क्या होता है? चीखना, किकियाना, सडन लाउड स्क्रीम कॉल श्रिक। वो क्या कर रही थी? वो रो नहीं रही थी मेरे पास आके, वो रो नहीं रही है, वो सिर्फ बोल रही है मैम मुझे ठीक कर दो, मैम मुझे ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो, मेरी इस बीमारी को ठीक कर दो। हेल्प का मतलब क्या समझेंगे? कंफर्ट, आराम पहुंचाना, सहायता करना, मदद। फॉर का मतलब क्या? के लिए, समर्थन के लिए। वो मुझसे क्या मांग रही है? हेल्प मांग रही है। हेल्प मांग रही, वो मेरे को बोल रही है, वो चिल्ला रही है, मेरे को बोल रही है मेरे को ठीक कर दो, मेरी बीमारी को ठीक कर दो। तो फिर मैंने ना ये रूब्रिक लिया था, श्रिकिंग हेल्प फॉर। फिर अगला था कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट। मतलब वो तो बोल रही थी कि जल्दी से मेरे को ठीक कर दीजिए, जल्दी से मेरे को ठीक कर दीजिए। इसको हम लोग फिर डीडी करेंगे केस को कि मैंने रस्टक्सी क्यों चूज किया था, आर्सेनिक क्यों नहीं लिया, कल्केरिया कार्प क्यों नहीं लिया, पल्साटीला क्यों नहीं लिया, कार्सिनोसिन क्यों नहीं लिया। तो पूरे केस में मेरे को क्या दिखा वहां पे कि वो लेडीज जो है शांत से आके बैठी हुई है। आर्सेनिक का पेशेंट क्या करेगा? शांत रहेगा? नहीं, वो इतना इरिटेट रहेगा, वो आके बोलेगा, गुस्सा करेगा, चिल्लाएगा। उसको तो डर रहेगा कि कहीं मैं मर ना जाऊं। वो अब, लेकिन वो क्या कर रही है? वो चुपचाप से आके अपना सारा सिम्टम मेरे को बता रही है कि मैम ये देखो इतना बड़ा जख्म हो गया है, इसको ठीक कर दो।
आराम आराम से सब कुछ बता रही है और अपनी सफरिंग के बारे बारे में ज्यादा परेशान नहीं कर रही है। कुछ नहीं, बस उसको ठीक होना था। और आर्सेनिक जो रहेगा ना, वो पूरा अपने अटेंडेंस की भी वाट लगा देगा। बाइटिंग टम्बलर में है वो। लेकिन ये पेशेंट क्या कर रही है, घर का सारा काम करके आ रही है। पूरा झाड़ू पोछा बर्तन, चाहती तो वो अपने हस्बैंड पे भी चढ़ जाती, अरे मैं इसी हालत में हूँ, मैं ही करूँ तू कर। लेकिन वो अपने हस्बैंड को भी कुछ नहीं, वो उसका मारपीट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो उसको कुछ नहीं बोल रही, उसको बस अपना बच्चा अपना घर संवारने पे वो लगी हुई है। तो फिर हम लोग ने आर्सेनिक देख लिया। आर्सेनिक का पेशेंट है वो, सेल्फिश रहता है, वो अपने बारे में ज्यादा सोचेगा, इरिटेबिलिटी रहता है पेन के दौरान, वो चिड़चिड़ रहेगा। वो बंदी एकदम शांत है, कुछ नहीं कह रही है, बस आके बोल रही है मेरे को ठीक कर दो। फिर कलकेरिया कार्ब साथ में चल रहा था उसके। तो फिर मैंने कलकेरिया कार्ब नहीं लिया, क्योंकि कलकेरिया कार्ब जो है वो वेल्थ दिखाता है, एक्सक्लूसिव टू में है। वो सेल्फिश है वो, इनके तरह वो इतना मतलब केयर नहीं करेगा। उसको अपनी तकलीफ जब दिख गई तो अपना रोना गाना गाएगा। लेकिन ये ऐसा कुछ कर नहीं रही है। फिर पल्सर टीला आ रहा है साथ में। तो फिर पल्सर टीला फिर मैंने नहीं लिया, क्योंकि पल्सर टीला जो है वो मैनिपुलेटिव होती है। मैनिपुलेटिव रहेगी, वो सब कुछ सोच समझ के करेगी। उसके अंदर हिपोक्रेसी है, वो लालची टाइप की होती है। वो इतना आराम से नहीं, उसको लगेगा कि लोग उसकी केयर करें, उसको प्यार दें। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये दूसरे को प्यार दे रही है, दूसरे से प्यार लेने के लिए वो बैठी नहीं है। फिर हम कार्सिनोसिन को सॉर्ट आउट करते हैं। कार्सिनोसिन भी इसके बराबर की चलती, क्योंकि घर का काम केयर, बच्चों को पूरे परिवार को देखना वो भी करती है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, रस्तक जो है क्या है, वो सेल्फलेस है। उसको किसी से कुछ चाहिए नहीं, वो अपने दिल से कर रही है, अपने मन से कर रही है। कार्सिनोसिन क्या रहेगा, उसको प्लीजिंग डिजायर में है कार्सिनोसिन, उसको एप्रिशिएशन चाहिए। इतना कुछ हो गया उसके साथ। मेरे पेशेंट जो आई थी उसके साथ कैंसर हो गया, हालत खराब, वीकनेस, लेकिन वो एक शिकायत नहीं कर रही है और वो छोड़ भी नहीं रही है। उस हालत में भी किए जा रही। कार्सिनोसिन को लगेगा कि मैंने इतना इन लोग के लिए किया, मेरे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई मेरे को सब नेगलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये मेरा पेशेंट जो था वो बिना शिकायत किए चुपचाप से वो अपना रूटीन किए जा रहा है, अपने बच्चों के लिए किए जा रहा है। क्योंकि अब रस्टक्स को देखते हैं। रस्टक्स एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट, एंजाइटी फैमिली अबाउट, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, केयरफुल ऑफ, लव फैमिली फॉर। वो बैठना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि हम अपने परिवार के लिए खड़े हों, करते रहें। अगर मैं ही रुक गया तो सब खत्म। तो मेरे पेशेंट का क्या था कि वो क्या बोल रही थी कि मैम इसको ठीक कर दो, अगर ये ठीक नहीं हुआ तो मेरा सब खत्म हो जाएगा। बच्चों का प्यार, बच्चों से अटैचमेंट, तो वो सारे चीजों को लेके फिर जब मैंने अपना एनालिसिस किया और जब मेरी दवा निकल के आई रस्टॉक्स। सब लोग सोचते हैं कि रस्टॉक्स कैसे काम कर दिया, लेकिन जो हम लोग की मेडिसिन माइंड सेक्शन पे जो सेलेक्ट होके आती है ना, उसका रिजल्ट गजब का होता है। इतना बढ़िया कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि रस्टक्स कभी ऐसा काम करेगा। सब लोग सोचते ही रह जाते हैं, लेकिन इतना बढ़िया रिजल्ट इसने दिया रस्टक्स 30, कि दवा खाते ही 3 दिन के बाद
सारा कचरा जितना भी था, मवाद जो कुछ भी गंदगी थी, सब पूरा बह के बाहर। और फिर वो लेडीज जब मेरे पास आई लास्ट में, तो क्या था उसका, सारी बीमारी एकदम खत्म, और ब्रेस्ट एकदम बराबर, दोनों एकदम बराबर। तो हम इस केस से यही समझते हैं कि जो मेडिसिन निकल के आए, आप अपना रिपीटेशन कीजिए, जो मेडिसिन निकल के आए फर्स्ट में आप उसको पेशेंट से मिलाइए कि वो सारी चीजें पेशेंट में दिख रही है, आप बेधड़क दीजिए। अगर आपकी मेडिसिन सही होगी तो रिजल्ट यूं मिलेगा। बस आपका सिलेक्शन सही होना चाहिए। अपोटेंसी सिलेक्शन जो जैसा हम लोग समझते हैं कि पोसोलॉजी हमने कैसे दिया, क्योंकि पेशेंट बहुत वीक थी, उससे चला भी नहीं जा रहा था, तो उसको हाई पावर में नहीं देने का हम लोग शुरुआत करते हैं लो पोटेंसी से। उसको भी हम लोग वाटर डोजेस पानी में डाइल्यूट करके देना है, उसको डायरेक्टली नहीं देना है। और रिपीटेशन भी उसका तुरंत तुरंत नहीं करना, उसको हम लोग प्लेसिबो पे रखते हैं। प्लेसिबो साथ में देते रहो, सुबह शाम अपना लेते रहो। और दवा को देखो कि जब उसको दर्द में आराम नहीं हो रहा या फिर जो पैथोलॉजी कम नहीं हो रही है, तब फिर उसको रिपीट कराएंगे। बार बार एक ही कंप्लेनिंग कर रहा है पेशेंट, तो अब हम उसको ऊपर नीचे करेंगे पोटेंसी को। और साथ में क्या करना है कि ये केसेस जो रहते हैं इसमें हम लोग एक्सटर्नल एप्लीकेशन के तौर पे कैलेंडुला वगैरह यूज करा देते हैं कि साफ सफाई करने के लिए, हाइजीन मेंटेन करने के लिए। पेशेंट को पूरा बताते हैं कि पूरा साफ सफाई रखना है, गंदगी नहीं रखना है, ड्रेसेस जो है वो चेंज करते रहना है, मक्खी नहीं आने देना है एब्सेस पे। मतलब ये सब चीजें पेशेंट को हम लोग मैनेजमेंट के तौर पे बताते हैं। डाइट मैनेजमेंट बताते हैं कि कैसे जो बीमारी है उसको के दूर करने के लिए जो खान पीन है उसको बिल्कुल मेंटेन रखा जाता है। खाना पीना जो ताकत की चीजें होती है, फल फ्रूट है, जूस है, ये सब प्रॉपर लेती रहे जाके पेशेंट। बाहर का तना भुना ये सब चीजें होता है, स्पाइसी चीजें, ये सब हम लोग एकदम मना कर देते हैं कि नहीं, ये सब नहीं लेना है। ये सब मैनेजमेंट जो है ना, पेशेंट को बताना पड़ता है केस के साथ। और खुद भी पेशेंस रख के, हड़बड़ा करके नहीं कि अचानक से पेशेंट बोल दिया नहीं आराम मिला तो हम लोग फट से जाके दूसरे मेडिसिन पे, नहीं, उसको वेट करो। वेट करके हम लोग देखते हैं कि कैसा रिजल्ट होता है। इस सब केस में हम लोग ना आराम से देखे, हड़बड़ा के नहीं देखना है तुरंत में कि तुरंत तुरंत, क्योंकि ये केस तो हर 3 दिन 4 दिन पे फॉलो अप देगा। तब ये नहीं कि आके बोल रहा मैडम मेरे पाँव में दर्द हो रहा है तो तुरंत दवा चेंज कर दे, नहीं, उसको वेट करो। उसको बताओ कि ये सब जो चीजें हैं वो धीरे 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 आपकी सब सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो और जो स्ट्रेस स्ट्रेस का लेवल जो रहता है इसमें हाई रहता है, जो पेशेंट अटेंडेंट का भी हाई रहता है, वो लोग भी पहले ही रिपोर्ट देख करके हड़बड़ा जाते हैं कि अरे बाप कैंसर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, क्या होगा। मेरे केस में क्या था कि ये पेशेंट डायरेक्ट ऑपरेशन ना करा करके मेरे पास आ गई। अगर ये ऑपरेशन कराने चली जाती तो ये इसका ब्रेस्ट रिमूव हो जाता, रिमूव कर देता। लेकिन ये क्या थी, ये मेरे पास आ गई, डायरेक्ट आ गई। और फिर उसने सारा कुछ खुल के बताया। हम लोग उसको पूछते हैं, सिर्फ हमें है ना फिजिकल सिम्टम को लेके नहीं चलना है, हम उसको पूछते हैं, आगे पूछते हैं क्या स्ट्रेस है, क्या है, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये सारी चीजें हम लोग केस में देखते हैं। सिम्टम तो वो बताएगी, जो बाकी सिम्टम, सबका सिम्टम एक होता है, बर्निंग है, पेन है, फीवर है, जो इसके साथ जो चलते हैं, पेन अनबियरेबल होता है, ये तो सारे केसेस में रहेगा। लेकिन हम लोग क्या लेते हैं कि आखिर ये हुआ क्यों, कारण क्या है, इसका होने का कारण हम लोग पता करते हैं। आखिर ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, वो सारे चीज लेके हम लोग माइंड सेक्शन में डालते हैं। एलिमेंट फ्रॉम में भी हम लोग जाते हैं कि कैसे हुआ, उसका क्या था। उसको, मेरे पेशेंट में एक और था, उसका मनी लॉसिंग भी था।
एलिमेंट फ्रॉम मनी लॉसिंग। क्या हुआ था उस दिन, उसके हस्बैंड ने सारा पैसा उससे छीन के भाग गया। तो वो सारा चीज हम लोग लेते हैं कि आखिर इतना उसको क्या शॉक लग गया, क्योंकि बीमारी जो इतनी जो पैथोलॉजी, इतना डीप पैथोलॉजी जो होता है वो ऐसे नहीं होता है। उसका कुछ ना कुछ माइंड से रिलेशन होता है, स्ट्रेस से रिलेशन होता है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो अचानक से इतना बड़ा सा डेवलप हो गया पैथोलॉजी। तो उसका कुछ ना कुछ कारण रहता है, हमें उस कारण तक जाना रहता है। हम लोग केस टेकिंग के दौरान ये पूछते हैं, फिर हम लोग सब कुछ देखते हैं, पेशेंट का हाव भाव, रहन सहन, कैसे रह रही, क्या कर रही, क्या मैनेजमेंट उसका क्या है, उसके साथ जो उसके अटेंडेंस है, उनसे फिर हम लोग पूछते हैं कि फिर वो कैसे रहता है, क्या करता है। मतलब ये सारी चीजें ऑन द होल हम लोग सब लोग देखते हैं। फिर जो मरीज है वो हमारे सामने आके क्या बोल रहा है। अब इस केस में भी इतना बड़ा पैथोलॉजी लेके बैठी है और सिर्फ वो बच्चे और अपने काम के बारे में बात किए जा रही, किए जा रही, किए जा रही है। तो फिर हम लोग ये सबको ना पिक करते हैं, हम लोग ये सबको फिर रूब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। फिर रूब्रिक कन्वर्ट करके फिर हम लोग समझते हैं कि हाँ एक्चुअली ये है और ये मेडिसिन है, सामने वाला बंदा ये मेडिसिन का है। फिर हम लोग उसको मिला करके फिर सही दवा का चयन करते हैं। फिर चयन करके हम लोग उसको दवा देते हैं। तो फिर ये केस जो है हमारा निकलता है। थैंक यू सो मच। मेरा केस यहीं पे एंड होता है। थैंक यू टू ऑल। ये मेरा पहला था इसलिए थोड़ा सा मैं Thank you so much, ma'am, for your efforts. And the case was really, really very good. या मैम। And and no doubt you have put so many efforts, and we see the miracles of homeopathy in this case. या And it's all because of the, your hard work while repertorization, while case taking. We see the importance of, rubrics and the rubric hunting. So that was really appreciable. And I think many of us has learned today a lot from your case. Thank you so much, ma'am. थैंक यू। So I थैंक यू, want थैंक यू। to ask that if anybody from this audience want to ask any doubt, please put. Ma'am, you can see the doubts from the question answer box. If you click एक on सेकेंड that मैम। box, you can see an option of question answer. ओके मैम, देख रही हूँ। करना देखने कमेंट्स, क्वेश्चन आंसर बॉक्स। मैम कमेंट वाला तो शो कर रहा है। Okay. Ma'am, like we have one question. या Jitendra is मैम। asking in this Jitendra is asking in this case you gave Restox 30 to 3x in follow-up, but higher हाँ potency. Uh, so ma'am, please can you give the explanation? हाँ On the potency selection? हाँ, पोटेंशियल सिलेक्शन में पहले मैंने उसको 30 दिया था। 30 देने के बाद जो भी उसका जो कचरा वगैरह जो निकल रहा था, ऊज कर रहा था, पस वगैरह, उसी दौरान ना उसको खांसी आई थी। इतना ज्यादा खांसी था कि मेरे डिप्यूटेशन के बाद भी ना वो नहीं जा रहा था 30 से।
तो मैंने उसकी पोटेंसी थोड़ा इंक्रीज की थी, मैं 3x पे गई क्योंकि मैं 201 m ना दे करके मैं 3x दिया। हाँ, नीचे मैंने किया कि मतलब कि वो जा ही नहीं रहा, और ये मतलब कि हायर पोटेंसी की तरफ मैं जाऊंगी 200 या 1 m तक, तो फिर पेशेंट मेरा बहुत ज्यादा वीक है, वो उस पोटेंसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो फिर मैं ना 3x पे जंप किया कि मतलब थोड़ा उससे नीचे जाऊं, और फिर जब मैंने उसे 3x का पोटेंसी दिया तो उसको रिलीफ मिल गया खांसी में। उसको खांसी हुआ था बीच में, जब फॉलोअप पे आई थी ना तो उसको खांसी हो रही थी, बहुत ज्यादा कफ था। हायर की तरफ जाती तो फिर वो पेशेंट मेरा बहुत वीक था ना, चल भी नहीं पा रही थी वो बंदी, तो फिर हायर पोटेंसी वो बर्दाश्त नहीं करती। Okay, ma'am. Thank you so much for your explanation. I think that's all for the today's session, and we will definitely upload this session on YouTube of Homeopathy 360. Rest of the students can get this video from YouTube. And thank you so much, ma'am, again for your valuable time. It was a वेलकम। wonderful experience with the collaboration of HHF. Thank you so much, ma'am. थैंक यू, थैंक यू। ओके, वेलकम।